नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के पेपर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा आप परेशान थे। लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी इतिहास का मॉडल पेपर लाइए, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं एक प्रकार से होने वाली हैं। अभी फ़िलहाल में जो विश्वविद्यालय आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर लगभग 23 तारीख को मेरे हिसाब से पड़ेगा। उसके लिए लेक्चर एकदम से रामबाण का काम करेगा। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो ये बात ध्यान रखेंगे, अंत तक आपको देखना है। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होगा सेम सिलेबस 101, जो HIS 101 वाला पेपर होता है उसके लिए 100 to 100% इससे बाहर एक क्वेश्चन आने वाला नहीं। आज का वीडियो आपको बता दूं कि इतनी मेहनत करके मैं एक प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को ढूंढ कर लाया हूं। पिछले 3 वर्षों में जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए उन सभी को एक प्रकार से यहाँ पर मैंने रखा है। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का पेपर जब होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही साथ MJPRU, ठीक है, MJPRU मैं लिखना भूल गया, अगर ऑब्जेक्टिव होगा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का तो उसके लिए। और BU झांसी का एक प्रकार से जो झांसी यूनिवर्सिटी है BU झांसी, उसका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए एक प्रकार से जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। साथ ही साथ में राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के माइनर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका पेपर हिस्ट्री माइनर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी जो है, अगर उसमें आपका माइनर पेपर है हिस्ट्री, BA प्रथम सेमेस्टर में आप है, माइनर सब्जेक्ट है आपका, तो उसके आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे माइनर में BSc में है, BCom में है, अगर हिस्ट्री आपका माइनर है तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी कि यह लेक्चर एक प्रकार से पूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट है और टॉप 100 या मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 100 MCQs से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें रखा गया है। इसके बाहर कुछ आने वाला है नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। चूंकि मैंने बड़ी मेहनत करी है। मॉडल पेपर है 2025 का, तो इसमें 2022, 2023 और 2024 में जो सेमेस्टर वाइज प्रक्रिया के तहत पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है। कई विश्वविद्यालय से जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है। अब आइए एक प्रकार से इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आखिरकार लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और मुझे एक प्रकार से इन प्रश्नों के लिए इतना एक्सप्लेनेशन देना क्यों पड़ा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक मॉडल पेपर मैंने और दिया था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए। चले, यह क्वेश्चन से एक प्रकार से आपको बता दूं कि अगर परीक्षा जो है, देखिए दो प्रकार की हिस्ट्री या 2 प्रकार के हिस्ट्री सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री और एक होता है आपका कौन सा, एक होता है भैया आपका मेडिवल हिस्ट्री। तो ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। मेडिवल हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। एंशिएंट हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, मेडिवल हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री सब आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री केवल पढ़ना पड़ता है इस सेशन में। जबकि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते तो उसमें आर्ट, आर्किटेक्चर और ये तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। कला, वास्तुकला, सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास जो है वो एक सब्जेक्ट है। मध्यकालीन इतिहास एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक नहीं कि केवल मध्यकालीन इतिहास यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब है कि मैं केवल बाबर और अकबर और हुमायूं और लोदी वंश और इन सभी के बारे में, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल बताऊंगा। इसका मतलब मध्यकाल नहीं। मध्यकालीन इतिहास एक विषय है भैया, केवल इतिहास लिखा है अगर आपके एडमिट कार्ड में या एक प्रकार से मध्यकालीन इतिहास लिखा है तो उसका ये पेपर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, शुरुआत से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के विश्व की, मतलब प्रारंभ से लेकर के और एक प्रकार से 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको इस कालखंड में प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। आइए इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये सब। पहला क्वेश्चन आ चुका महोदय, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत भैया, आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। विश्वास मानिए कि इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो बेसिकली हिंदी साहित्य के रासो परंपरा का एक ग्रंथ है, ठीक है। इसको लिखा है चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई जो थे ये पृथ्वीराज चौहान चाहमान वंश के शासक हैं, ध्यान रखेंगे, चाहमान वंश के शासक है। पृथ्वीराज तृतीय नाम है, पृथ्वीराज तृतीय नाम था पृथ्वीराज चौहान का, जो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ते हैं और मोहम्मद गौरी को पराजित करते हैं। फिर 1 साल के बाद में मोहम्मद गौरी फिर से युद्ध करता है और 1192 में तराइन के ही मैदान में द्वितीय तराइन का युद्ध होता है और उसी में मोहम्मद गौरी एक प्रकार से, पृथ्वीराज चौहान एक प्रकार से उसमें पराजित होते हैं या मृत्यु हो जाती है किन्हीं कारणों के बस में, ठीक है। पूरी डिटेल में जानकारी नहीं है हालांकि इसमें। तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है ये बेसिकली साहित्यिक ग्रंथ है, ऐतिहासिकता इसमें कम है, लेकिन ऐतिहासिक जो एक प्रकार सामाजिकता या सामाजिक इतिहास या संस्कृति के समय या कुछ इतिहास की चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। यानी तथ्यता तो है लेकिन कल्पनाशीलता भी इसमें ज़्यादा आपको मिलेगी। तो चंद्रबरदाई जो है
ये एक प्रकार से लेखक है पृथ्वीराज चौहान के साथ में एक प्रकार से ये एक प्रकार से जाया करते थे युद्ध वगैरह में भी और लिखते थे। चंद बरदाई बहुत ही विद्वान आदमी थे, पृथ्वीराज रासो के बड़े खास मित्र थे भी, सामंत भी थे। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न। परमार किस क्षेत्र में शासन किया करते थे? मालवा के, बुंदेलखंड, अजमेर या कन्नौज? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। परमार जो थे किस क्षेत्र में शासन करते थे भैया? परमार जो थे मालवा के क्षेत्र में शासन करते थे। कहाँ पर? परमार वंश के लोग मालवा पर शासन किया करते थे। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर यहीं पर आ चुका है, सत्याश्रम शासक था, बताए सत्याश्रम कहाँ का सत्याश्रय कहाँ का शासक था भैया? 2023 में प्रश्न पूछा गया है। सत्याश्रय जो है चालुक्य वंश का शासक था। किस वंश का भैया? चालुक्य वंश का शासक था सत्याश्रय। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा समय मैं आपका समय नहीं लूंगा, बस रिवीजन क्लास के तौर पर इन चीज़ों को दे रहा हूँ। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आ चुका है, सम्रांगणा सूत्रधार पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे बताएं? सम्रांगणा सूत्रधार 2023 में प्रश्न पूछा गया है। सम्रांगणा सूत्रधार के लेखक कौन है? भोज परमार, बिल्कुल राइट आंसर है भोज परमार। भोज परमार एक राजा भी हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न पूछता है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं। रघुवंशम, ठीक है, ये कालिदास जी ने लिखा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना जाता है? प्राचीन इतिहास को जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से साहित्यिक स्रोतों को मानेंगे या विदेशी यात्रियों का जो वृत्तांत है वो, या धार्मिक स्रोत या पुरातात्विक? देखिए पुरातात्विक स्रोत सबसे ऑथेंटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से 2024 में प्रश्न पूछा गया, इसलिए होते चूंकि एक प्रकार से कार्बन डेटिंग और तमाम प्रकार की पद्धतियों के द्वारा एक प्रकार से पुरातात्विक जो चीज़ें या जो चीज़ें मिले हैं उनका हम एक प्रकार से तमाम प्रकार की पद्धतियों के द्वारा उस समय के बारे में एग्जैक्ट पता लगा पाते हैं। जबकि धार्मिक स्रोतों में जो लिखा है वो कल्पना भी हो सकती है और कुछ मिथक भी हो सकते हैं। ठीक, विदेशियों से जो विदेशी लोग आए भारत में, यात्रा वृत्तांत जो लिखा उन्होंने, उसमें भी एक प्रकार से पूरी सच्चाई नहीं होती है। साथ ही साथ में साहित्यिक ग्रंथ जो है उसमें भी पूरी सच्चाई नहीं होती है। ठीक है, जो व्यक्ति ने लिख दिया क्या वही चीज़ें सत्य थोड़ी ना होती, हो सकता है उसने एक प्रकार से थोड़ी गलत लिख दिया हो कुछ चीज़ें, तो कहीं ना कहीं पे जो, लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं वो एकदम से फैक्ट टू फैक्ट होते हैं। क्लियर। चले अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष। बी.डी. सावरकर ने इस पुस्तक को लिखा है। किसने लिखा है? बी.डी. सावरकर ने लिखा है। विनायक दामोदर सावरकर, ध्यान रखेंगे बी.डी. सावरकर के बारे में आपको पढ़ना है। द्वितीय मतलब मैं चैप्टर वाइज जब वीडियो प्रोवाइड करवा रहा था तो मैंने पढ़ाया था इनके बारे में। ठीक है, जगन्नाथ सरकार के बारे में, आर.सी. मजूमदार के बारे में, सबके बारे में पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन से, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? के.पी. जायसवाल जी हैं। के.पी. जायसवाल के बारे में मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2024 में सब क्वेश्चन पूछे गए, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता हैं, ठीक है, इतिहास का पिता माना जाता है, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? 2024 में हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस जो है हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न क्या है आपका? माइक्रोलिथिक औजार किससे संबंधित है? 2024 में प्रश्न पूछा गया, किस काल से भाई बताएं? तो जो माइक्रोलिथिक जो औजार हैं ये मध्य पाषाण काल से रिलेटेड हैं। मध्य पाषाण काल से रिलेटेड हैं। कौन से औजार? माइक्रोलिथिक औजार। याद कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चले अगला क्वेश्चन आ चुका, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने कहा था? किस इतिहासकार ने ऐसा कहा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये तो ना तो पहला ही, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? आर.सी. मजूमदार नाम के इतिहास ने इस बात को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? किस स्रोत में कहा गया कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी या दास व्यवस्था नहीं थी? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री था। ठीक है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। इंडिका नाम की पुस्तक में बताया गया है
कि एक प्रकार से प्राचीन भारत में दासता वाला सिस्टम नहीं था कि दास बना लो, गुलाम बना लो, ऐसे व्यवस्था नहीं थी। मेगास्थनीज की इंडिका जो है बड़ी फेमस पुस्तक है, बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है कौटिल्य। ये प्रश्न भी पूछा आता है, कौटिल्य का पूरा नाम क्या है? कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम था। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रकार से प्रधानमंत्री थे, और साथ ही साथ में इनका एक नाम और है चाणक्य। ठीक है, इन्हीं का अर्थशास्त्र है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? बताएं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है भैया? तो मिलिंद पहो जो रचना है, इसकी भाषा कैसी है? मिलिंद पहो की जो है भाषा संस्कृत में है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख किया गया? 2024 में प्रश्न पूछा गया है, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? तो किस में है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका, बिल्कुल एरण अभिलेख जो है, एरण अभिलेख का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एरण अभिलेख में भैया सती प्रथा की घटना का उल्लेख है, एरण अभिलेख में। ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, सार्थवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों का जो काफिला होता था उसको सार्थवाह कहते थे। 2024 में प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था? सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह जो होता है ये व्यापारियों का जो एक प्रकार संगठन होता है उसी को सार्थवाह कहते हैं। ठीक है, ये वाला सा रहेगा इसमें। ठीक है, गोली वाला नहीं, सार्थवाह जो व्यापारियों का जो काफिला होता था उसी को सार्थवाह कहते थे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है जल्दी जल्दी तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस कर, जैसे एक बार एक वीडियो आपने देख लिया, ठीक है, अब वीडियो देखने के बाद में आपको यह महसूस हो रहा है कि आप पेपर में ऐसे मतलब इसको कैसे एक प्रकार से फिर से सॉल्व करें, अपने बूते सॉल्व करें कि ताकि हमको ना पता चले, तो इसका आंसर पीडीएफ में मैं नहीं देता हूं। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको सभी सब्जेक्ट, केवल हिस्ट्री का नहीं, सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो भी विश्वविद्यालय में आप हैं, चाहे आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एमजी प्यारी में पढ़ रहे हैं, बरेली विश्वविद्यालय जो है, या फिर एक प्रकार से आप जो है क्या नाम है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर एक प्रकार से आप जो है और क्या विश्वविद्यालय आपके बच रहे हैं, जैसे आपका वो विश्वविद्यालय क्या नाम है, बीयू झांसी, ठीक है, या इन सभी विश्वविद्यालय में जहाँ पर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, तो उसमें एक प्रकार से अगर आप हैं तो आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लेकर के एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी, और मतलब ऑब्जेक्टिव लिखिए सबका 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तुरंत, आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स और तमाम प्रकार के वीडियो लेक्चर सभी मिलेंगे आपको। क्लासेस, लाइव क्लासेस, कोर्स में आपको ज्वाइन होना है। मात्र 100 रुपीज़ में व्यवस्था कर दी गई। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके जो सब्जेक्ट होंगे अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके फटाफट से भेज दीजिएगा। कम समय की तैयारी बेहतर तरीके से कैसे करनी है उसमें एक प्रकार से सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब तैयारी कैसे करनी है इसको लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखिए, कम समय में तैयारी करने का सबसे जो उचित फंडा है वो यही होता है कि आप इसको एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर में सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर जब आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर जो भी क्लास होगी उसकी लिंक आपको मिलती रहेगी। तो ये तो बात हुई इसकी, लेकिन अगर आपको अभी तैयारी जो बहुत फास्ट करनी है तो मैंने एक प्रकार से 3 वीडियो बनाई है। मेरे एक होता है मॉडल पेपर मेरा, एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मॉडल पेपर में ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को इंक्लूड करवा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर हो गया। इसके अलावा अगला होता है महासंग्राम वीडियो, ठीक है, लिखित वाली हो चाहे ऑब्जेक्टिव वाली, दोनों को आपको देखना है। महासंग्राम वीडियो आपको देखना है। इसके साथ ही साथ आपको और क्या देख लेना है, आपको एक प्रकार से महामैराथन क्लास आपको देख लेना है। अगर मैराथन क्लास ये सब ना देख तो मॉडल पेपर जो मैंने दिया है ऑब्जेक्टिव वाला, एक मॉडल पेपर इससे पहले मैंने दिया है और एक ये वाला, दोनों देख लेंगे तो आपका हो जाएगा और दोनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का पीडीएफ आपको इसी जैसे आप एसएमएस करेंगे, पैसे सेंड करेंगे 100 रुपीज़, तैसे आपको सेंड कर दीजिएंगे। केवल एक सब्जेक्ट के नहीं, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिलेंगे केवल 100 रुपये में, सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। साथ ही साथ में आपका जो है एक प्रकार से जो को करिकुलर का पेपर होता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसका भी एक प्रकार से आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स और इसकी भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। इसका तो प्रैक्टिस सेट आपको सभी सब्जेक्ट, आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, आपका हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कुछ भी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं और लिखित टाइप की भी। तो आप फटाफट से जुड़ जाइएगा, सभी विश्वविद्यालय के लिए वैध है। फटाफट जितना जल्दी आप जुड़ेंगे आपका ही फायदा होगा, तो फटाफट से एसएमएस करके जुड़ जाइएगा भाई महोदय। और आपकी यूनिवर्सिटी का एक प्रकार सारा कोर्स जो है वही पढ़ाया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाले बच्चों का पेपर हो रहा है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आ रहा है पेपर, तो एसएमएस करें
9161936062 पर जुड़ जाइए, देर ना करिए। मात्र 100 रुपये में आपके अगर इतनी बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जा रही तो आपको एक प्रकार से 100 रुपये नहीं ध्यान रखना चाहिए कि हाँ हमारे 100 रुपये ये फिर, तो इसको बचाने के चक्कर में आप एक प्रकार से हो सकता है आपका नंबर कम आ जाए और आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाओ। कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका एक नंबर एग्जामिनर काट भी नहीं पाएगा और जब आप इन प्रश्नों को देख लेंगे तो इसके बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट से एसएमएस कीजिए। आप सभी लोग फटाफट से एसएमएस कीजिए, देर मत करिए, ठीक है? तुरंत जुड़ जाइए भाई। चले, मैं तीव्र गति से आगे बढ़ता हूं, समय आपके पास बिल्कुल कम है। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। सभी लोग फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ भैया? गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, गाय के लिए। अघन्या माने होता है जिसको मारा ना जा सके, ठीक है? जो वध के योग्य ना हो उसी को अघन्या कहा जाता है। फटाफट से चले, एसएमएस करते रहें, आगे बढ़ते भैया। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक हुआ करते थे? ऋग्वैदिक पाणी जो होते थे वो एक प्रकार से व्यापारी वर्ग होते थे। व्यापारी वर्ग को एक प्रकार से पाणी कहते थे, व्यापारी वर्गों को एक प्रकार से पाणी बोलते थे, यानी कि पाणी जो होते थे ये एक प्रकार से व्यापारी वर्ग के नागरिक हुआ करते थे। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। 2000 ये अघन्या वाला सब 2022 2024 दोनों में रिपीटेड क्वेश्चन है और कई विश्वविद्यालय में पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कई विश्वविद्यालय में आए हुए क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। चले भैया, आप सभी लोग बताने का प्रयास करें, क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोग बताते चले। प्रश्न है आपका, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है भाई? सबसे प्राचीनतम वेद आपका कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद कौन सा वेद है? सबसे प्राचीन आपका वेद है। 2015 2022 2023 तीनों में प्रश्न पूछा गया है। 2025 में क्वेश्चन आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चले, हाँ फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका अगला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऋग्वेद, बिल्कुल सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है? इसके बाद में कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे जो है नया वेद है और ऋग्वेद में एक प्रकार से मंत्र वगैरह बताए गए हैं, ठीक है? सामवेद संगीत शास्त्र का जनक होता है और जो अथर्ववेद है उसमें एक जादू टोना टटका इन सभी के बारे में और साथ ही साथ में इलाज वगैरह के बारे में, धौतिक क्रिया के बारे में सब कुछ बताया गया है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। धनुर्वेद कोई वेद नहीं होता है। आयुर्वेद भी एक प्रकार से कोई ओरिजिनल वेद नहीं, आयुर्वेद अथर्ववेद का ही एक पार्ट होता है। सामवेद संगीत शास्त्र का जनक होता है। 4 वेद होते हैं। वेदत्रयी में कौन से वेद शामिल नहीं है? तो वेदत्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं होता है, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी एंड हिज टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया भैया। शिवाजी एंड हिज टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो शिवाजी एंड हिज टाइम्स जो पुस्तक है डॉक्टर सर जदुनाथ सरकार ने लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, ठीक है? चले भाई, ये सब क्वेश्चन सब आपको बताने का मुझे ज़रूरत नहीं है कि कौन सा आप इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन रखा मैंने, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सबको एकदम से आपको कंठस्थ कर लेना है। अगला प्रश्न आ चुका, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भैया? कौटिल्य। कौटिल्य माने चाणक्य। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। 16 17 19 24 23 सब में आया हो। त्रिपिटक संबंधित त्रिपिटक, त्रिपिटक माने होता 3 पिटक, ठीक है? अभिधम्म पिटक, ठीक है? और इसके अलावा और कई 3 पिटक है कुल मिलाकर के, जो बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन मतलब सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के एक प्रकार से सबसे प्राचीन मतलब कि सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है? क्लियर? तो इसको 2016 18 19 समय त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़ की राज तरंगड़ी। कल्हड़ कश्मीर के एक प्रकार से लेखक थे, ये बात ध्यान। कल्हड़ की कौन सी रचना है? राज तरंगड़ी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है भैया? विशाख दत्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, फटाफट से लिखिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त, विशाख दत्त, विशाख दत्त, ठीक है? याद करते हुए चलिए फटाफट से, फटाफट। रामायण का लेखक कौन है? रामायण के लेखक तुलसीदास जी नहीं है। रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी ने। किसने लिखा है? रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास जी ने। श्री रामचरितमानस कर ले, श्री लगा ले, भगवान का नाम है श्री रामचरितमानस। कंबन ने भी रामायण लिखा, लेकिन दक्षिण भारत में तमिल में लिखा है। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? वाल्मीकि जी ने संस्कृत का रामायण लिखा है, यानी कि रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी। और महाभारत का रचना किसने करी है? तो महाभारत की रचना किसने करी भैया? वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी का पूरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ये ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं। चले भाई,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज तरंगड़ी की रचना की गई, कब की गई राज तरंगड़ी की रचना? 2024 में प्रश्न पूछा गया है। जो कल्हड़ की राज तरंगड़ी है, इसकी रचना कब की गई है? 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वेदांग कितने हैं? वेदांगों की संख्या कितनी भैया? वेदांग जो है उनकी संख्या कितनी? 6 वेदांग होते हैं, 6 वेदांग, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 है, यह बात ध्यान रखेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। विवाह के प्रकार आपसे पूछता है कितने हैं, तो विवाह के प्रकार जो होते हैं, विवाह, ठीक है, विवाह के प्रकार 8 विवाह होते हैं, ठीक है। और संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार। आश्रम कितने होते हैं? 4 आश्रम होते हैं, 4 वेद होते हैं। और कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। वर्ण ब्राह्मणोस्य मुखमसीद बाहुरज्जान्य कर्ता उत्तरस्याः पादाभ्याम शूद्रो जातः, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। फटाफट से चले, रिवीजन हो रहा है और मैं जो भी चीज़ें एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है वो बता भी रहा हूँ। प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम, ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है भाई, ठीक है। चले, एक क्वेश्चन और आपकी परीक्षा में पूछा गया था भाई कि दी स्ट्रगल फॉर एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आरसी मजूमदार है, रमेश चंद मजूमदार, आरसी मजूमदार का पूरा नाम है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। चले आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आ चुका भैया, चले सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से, बताएं। प्रश्न क्या पूछा गया भैया? प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के मतलब निशान मिले हैं, प्रमाण मिले हैं? तो जुते हुए खेतों के निशान जो मिले हैं वो कालीबंगन से मिला हुआ है। कहाँ से? कालीबंगन से मिला हुआ है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों का निशान मिला? तो ये भी एक प्रकार से वही क्वेश्चन आपसे रिपीटेड है, कालीबंगन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका भैया। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से मतलब की संबंधित स्थल नहीं है? बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं? तो लोथल जो है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये एक प्रकार से पाटलिपुत्र नहीं है सिंधु घाटी से रिलेटेड, बाकी कालीबंगा, रोपड़ और लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है भैया? तो सिंधु सभ्यता का एक प्रकार से जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब पाकिस्तान में है। लोथल जो है भारत में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। बुर्ज होम संबंधित है, बताएं। बुर्ज होम किससे संबंधित है? बुर्ज होम संबंधित है नवपाषाणकालीन स्थल, नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है कौन? बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोग। पुराणों की संख्या कितनी है भैया? 18 पुराण होते हैं। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कई होते हैं। उपनिषद पुस्तकें जो होती दर्शन पर आधारित होती हैं, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऋग मंडल में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, क्लियर, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल जो है भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी भाई? तो वह नगरीय सभ्यता थी, इस वजह से एक प्रकार से गैर आर्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिंधु घाटी सभ्यता का महान जो स्नानाघर है वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में मिला है वो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? बताएं। गुजरात में कौन सा स्थल स्थित नहीं है? देखिए, सुरकोट मतलब कि सुरकोटदा, रंगपुर और देसलपुर गुजरात में स्थित है, जबकि सुत का गंडोर नहीं स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चले भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को एक प्रकार सबसे पवित्र कहा गया है, सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन नदी के रूप में स्वीकार किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। चले भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा भाई। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? जेम्स प्रिंसेप जो थे सबसे पहले सफल हुए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? बताएं। सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वो थे तुसास, मतलब कि तुसास, ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अशोक ने अपने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी थी, बताएं। तो ये लुम्बिनी की यात्रा कब करी थी? 20वें वर्ष में करी थी अपने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शासकीय वर्ष के 20वें वर्ष। अगला प्रश्न, सांची स्तूप पूर्ण किया था किसने? सांची का स्तूप जो है किसने पूर्ण करवाया था? अशोक ने ही पूर्ण करवाया था इसको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। किस ग्रंथ में मौर्य शासन व्यवहार पर प्रकाश पड़ता है? मौर्य शासन व्यवस्था पर किसमें प्रकाश डाला गया है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डाल देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में जो स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ अपना यहाँ पर वाराणसी में पड़ता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। चले भाई फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था, बताएं। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था भैया? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था भाई? फटाफट से बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का दूसरा नाम क्या था? अशोक देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था, ठीक है। अशोक की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी है? प्राकृत में लिखा था उन्होंने, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं प्रश्न परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, शाक्यों की राजधानी स्थित थी, बताएं। शाक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी भैया? शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु में स्थित थी। ऑप्शन नंबर इसका सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक जो है कल्हड़ की राज तरंगड़ी, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, कल्हड़ की राज तरंगड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग प्रश्नों को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय प्राप्त की थी, बताएं। ढक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में भैया कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अशोक के शिलालेखों की अगर बात की जाए तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। किस भाषा का प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्रकृत बाद में अवरत। अच्छा, ये बताएं एक प्रकार से मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। मौर्य राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। मेगास्थनीज जो था ये एक प्रकार से इन्हीं के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। और इंडिका पुस्तक भी इसने लिखी थी, क्लियर। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने इसकी पूरी की पूरी डिटेल समझाई थी कि हर्षवर्धन और ये पूरा मतलब उसके बारे में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी अगले प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अच्छा, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं। गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कुमारगुप्त था, ठीक है। वीरसेन किसका मंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था वीरसेन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान रखें, सुनते रहिएगा मुझे। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? हरिसेन ने करी थी। किसने करवाई थी प्रयाग प्रशस्ति? इलाहाबाद में है। किसने करवाई थी भैया? तो वो थे समुद्रगुप्त, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रकार से बताएं कि अश्वमेध प्रकार के जो सिक्के किसने चलवाए थे? समुद्रगुप्त ने चलवाए थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि पहले किसने धारण करी थी? किस गुप्त शासक ने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करी थी। समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ अभियान में कौन सी नीति अपनाई थी? तो प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई थी। देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन है? विशाख दत्त ने रचना लिखी, कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम। कुमार देवी रानी किसकी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। शाकाहारी उपाधि के साथ गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय, चूंकि शकों को पराजित करने वाला था वो, ठीक है। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। परम भागवत उपाधि सबसे पहले किसने धारण करी थी? समुद्रगुप्त ने। इस तरीके से तमाम प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, ओके। फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भी भारत में आया था, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, गुप्त वर्ण मतलब कि गुप्त स्वर्ण को कहा जाता था, बताएं। गुप्त स्वर्ण सिक्कों को क्या कहते थे? उसको दिनार कहते थे। गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे? उपरनिका कहा जाता था। रज्जुक कौन थे? रज्जुक जो थे एक प्रकार से मौर्य साम्राज्य के अधिकारी रज्जुक हुआ करते थे। रज्जुक नाम मतलब मौर्य साम्राज्य का जो अधिकारी होता था उसको रज्जुक कहते थे, क्लियर।
ये बात ध्यान। अच्छा, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कहाँ, मतलब किस समय में इतिहास में प्रचलित हुए थे? तो गुप्त काल में ही प्रचलित हुए थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका कि हर्षवर्धन ने सोने के सिक्के, बताएं, हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के जो है पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? बताएं, मैत्रेय, शिव पार्वती या सूर्य का या गौतम बुद्ध का? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हर्षवर्धन के जो सोने के सिक्के हैं उस पर जो है उसके पृष्ठभाग पर शिव पार्वती का अंकन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 से अधिक जो है स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करते थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हर्षवर्धन का पुत्र कौन था इनमें से? मतलब हर्षवर्धन पुत्र था किसका? हर्षवर्धन पुत्र था भैया प्रभाकर वर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के बड़े भाई का क्या नाम था? राज्यवर्धन जो है हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, इनकी बहन का नाम था राजश्री, ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन लेखक थे, हर्षवर्धन लेखक थे, देखिए नागानंद के लेखक थे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अच्छा, हरिश्चरित्र को किसने लिखा है? हरिश्चरित्र जो रचना है इसको किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन राजगद्दी पर कब बैठा? हर्षवर्धन राजगद्दी पर कब बैठा था भैया? फटाफट से आप बताएंगे। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो है पुलकेशिन द्वितीय से पराजित भी हुआ था हर्षवर्धन, ये बात भी ध्यान रखेंगे। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी भैया? कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, हर्षवर्धन जो था किस वंश का शासक था? तो पुष्यभूति वंश का शासक था या वर्धन वंश कह लो। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा करी थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा करी थी भैया? ह्वेनसांग ने करी थी भारत की यात्रा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? बताएं, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। परमार वंश की राजधानी क्या थी? बताएं, परमार वंश की राजधानी क्या थी भैया? धारा परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, अजमेर शहर का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर शहर का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने अजमेर शहर का निर्माण करवाया था। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? राजपूतों की उत्पत्ति के कई मत हैं वैसे तो, जो कर्नल जम्स्टार्ट जो थे उन्होंने विदेशी उत्पत्ति का एक प्रकार से मत स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अग्निकुंड का भी सिद्धांत है और भी कई सिद्धांत है जिसके माध्यम से एक प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। हर्षकालीन शासन व्यवस्था में भुक्ति कहा जाता था किसको? बताएं, प्रांत, तहसील, ग्राम या जिला को? भुक्ति, भुक्ति जो था ये प्रांत को कहते थे, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए कितने गांवों का दान दिया था? हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए कितने गांवों का दान दिया था? 1000 गांवों का दान दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 गांव मतलब गांव को दान किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। और आप लोग अच्छा, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के संस्थापक थे। 2023-24 में पूछा गया है। वर्धन वंश का राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन ही थे। परमार वंश के शासक कौन है? उपेंद्र जो है परमार वंश के शासक हैं। पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है किसने लिखी है? जयानक ने लिखी पृथ्वीराज विजय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। हर्ष चरित पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है। ह्वेनसांग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया था। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम की रचना किसने लिखी है? नाटक हैं दोनों, हर्षवर्धन ने स्वयं लिखी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित हैं। चालुक्य शासक पुलकेशियन की हर्ष पर विजय कब हुई थी? यानी हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने कब पराजित किया था? 618 ईस्वी में पराजित किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, क्लियर। अच्छा, किस शासक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिए थे? तो शशांक ने कटवा दिए थे। शशांक एक राजा था, उसने कटवा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। बुक ऑफ कॉमर प्रेयर बताएं, बुक ऑफ कॉमर प्रेयर पुस्तक के लेखक बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो बर्क ने लिखा है, कौन सी पुस्तक भैया? बर्क ने लिखा है। बुक ऑफ कॉमर प्रेयर पुस्तक के लेखक कौन है? बर्क हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मानववाद से क्या तात्पर्य है? बताएं, मानववाद से क्या तात्पर्य है भैया? मानववाद से मतलब होता है उन्नत ज्ञान से, उन्नत ज्ञान। मानववाद का मतलब क्या होता है? उन्नत ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए मैं एक प्रकार से बहुत तीव्र गति से बता रहा हूँ ताकि आपकी परीक्षा आपके सर पे है। अगला प्रश्न, मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? मानववाद का जनक पेटार्क को मानववाद का जनक कहते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द फॉल ऑफ द मैन, द फॉल ऑफ मैन पुस्तक के लेखक, बड़ी फेमस पुस्तक है द फॉल ऑफ मैन, उस पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया,
पैराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है बताएं। पैराडाइज लास्ट पुस्तक किसने लिखी है? बिल्कुल जॉन मिल्टन ने। किसने लिखी? मिल्टन। ठीक है, मिल्टन जो है ये अंग्रेजी साहित्यकार हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, हमीर महाकाव्य के अनुसार चौहान कौन था? चौहान जो थे यदुवंशी थे, हमीर महाकाव्य में लिखा है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने करी थी। भारतीय सामंतवाद किसकी रचना है? R.S. शर्मा की रचना है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया? यदुवंशी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बताएं भैया, महासंधि ग्रहिक बताएं। महासंधि विग्रहिक होता था, शांति और युद्ध के लिए मंत्री जो होता था उसी को एक प्रकार से महासंधि विग्रहिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, सभी लोग देखेंगे, बहुत बढ़िया। जो है अरहट अथवा रहट का प्रयोग किया जाता था। अरहट और या रहट शब्द का प्रयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता था। किसके लिए? सिंचाई के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सिंचाई के लिए अरहट या रहट शब्द का प्रयोग करते थे। 2024 में प्रश्न पूछा गया पिछले वर्ष। राजपूतों के पराजय का कारण क्या था बताएं। राजपूत इसलिए पराजित होते थे चूंकि एक प्रकार से इनके पास क्या था? राजपूतों का एक प्रकार से क्या था भैया? राजपूतों में आपसी एकता की कमी थी। बिल्कुल ठीक है ये बात। ठीक है, राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली भी थी और अस्थायी सेना का इसमें अभाव था, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर को उपयुक्त सभी ये सारी कमियां इनके अंदर थी राजपूतों के अंदर, इस वजह से राजपूत पराजित हुआ करते थे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण भैया। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? B.A. स्मिथ हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो गांव होती थी। ठीक है, ग्राम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग ध्यान से इसको एक प्रकार से वीडियो को देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सिमकार थे बताएं। सिमकार थे, जमीनों को नापने वाले जो होते थे उन्हीं को सिमकार कहते थे। ठीक है, जमीनों को नापने वाले को सिमकार कहा जाता था। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, अमात्य कौन होते थे? अमात्य जो होते थे, मंत्री को अमात्य कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते रहे, इसीलिए वजह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। चले अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भैया? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गाँवों को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गाँवों को ब्रह्मदेव कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हिंदुओं में कौन सा वृक्ष पवित्र माना गया है? तो हिंदुओं में एक प्रकार से जो वृक्ष पवित्र माना गया है, आंवला, पीपल, बट वृक्ष तीनों एक प्रकार से पवित्र माने गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था। जेजाग भुक्ति जो था ये बघेलखंड का नाम था, एक प्रकार से पुराना नाम था बघेलखंड का, जेजाग भुक्ति। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे भैया, अगला प्रश्न आ चुका, संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 2022-24 में आया हुआ 16 संस्कार होते हैं। पुंसवन, गर्भाधान, ठीक है, इसे लेकर के शुरू होता है और अंत्येष्टि संस्कार जो सबसे लास्ट संस्कार होता है, 13वीं वाला जो संस्कार होता है वो अंत्येष्टि होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विवाह कितने प्रकार के होते हैं बताएं भैया? विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आर्ष विवाह, ऋषि विवाह, ब्रह्म विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, ये सब होते हैं। गंधर्व विवाह आजकल जो प्रेम विवाह है उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम हैं? आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रम है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम में 25-25 साल के हैं। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है बताएं? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, उपज का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में किसी एक स्थान पर लगने वाला महाकुंभ मेलों का अंतराल पर कितना होता है, मतलब कि कितना समय का अंतराल होता है? 12 साल के बाद में एक स्थान पर जो है कुंभ मेला लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न विकल्पों में से भारतीय नृत्य शैली में कला
अवलिक भाव महाभारत या रामायण के लिए जाते हैं? बताएं बताएं इनमें से किसमें? कुचिपुड़ी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य शैली में कला भाव महाभारत या रामायण से लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांझ जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, चले भाई, किताब उल हिंद बहुत ही फेमस पुस्तक है। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। किताब उल हिंद पुस्तक जो लिखा है किसने लिखा है भैया? बिल्कुल अल बरूनी, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा अल बरूनी। ये पुस्तक किसने लिखी भैया? अल बरूनी ने लिखी है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बुत किशन कहा जाता है? बताएं, बुत किशन, बुत किशन किसे कहते हैं भाई? बुत किशन महमूद गजनबी को बुत किशन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चीनी यात्री ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासन काल में मतलब भारत में आया था? किसके शासन काल में? तो मतलब कि चीनी यात्री था ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। महमूद गजनबी ने के गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था गुजरात का? बताएं। तो महमूद गजनबी के गुजरात के सोमनाथ मंदिर के में आक्रमण के समय वहाँ का शासक जो था वो भीम फर्स्ट हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? बताएं। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में सिंध की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से देखिएगा। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था गजनी, मोहम्मद गजनी या महमूद गजनबी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब गजनी के थे लोग, और मतलब वो तो पहले मुसलमान शासक वो था, क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम 712 में ही आ गया था, गजनी का था। वह युद्ध कौन सा है जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है? कौन सा युद्ध से एक प्रकार से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है? तराइन के द्वितीय युद्ध से। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में लड़ा गया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था शायद। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, बिल्कुल अकबर और हेमू के बीच 1556 में शायद लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिए। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को एक प्रकार सबसे पहले मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? भीम सेकंड ने पराजित किया था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने तो मतलब पृथ्वीराज तृतीय जो थे उन्होंने तो पराजित किया था 1192 में इसको। जयचंद तो पराजित हो गया था चंदावर के युद्ध में। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने एक प्रकार से जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। चंदावर का युद्ध जो हुआ था एक प्रकार से 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है भाई, सभी लोग देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आपके आते रहते हैं और यही सब क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, चलें। प्रश्न आपका, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो जब अरब पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। तो उस समय शासन कौन कर रहा था? राजा दाहिर थे वो शासन कर, राजा दाहिर कर लेंगे, दाहिर यहाँ पर लिख दें, राजा दाहिर शासन कर रहे थे। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बताएं सभी लोग, बताएं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 में आक्रमण किया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा कौन थे? तो इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गजनबी वंश की स्थापना किसने करी थी? बताएं, गजनबी वंश की स्थापना सुबुक्तगीन ने करी थी। किसने? सुबुक्तगीन ने करी थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न, तराइन का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अरबों की सिंध विजय, बताएं भाई, अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सभी लोग तीव्र गति से मैं चल रहा हूँ, रिवीजन क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, और बताएं, अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख जो मिलता है चचनामा नाम के ग्रंथ में मिलता है। चचनामा में ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद गौरी के पश्चात उसके भारत विजित प्रदेशों का शासक कौन था बना? बताएं। तो मोहम्मद गौरी के पश्चात उसके भारत विजित प्रदेशों का शासक जो बना कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप देखिएगा।
प्रश्न है, भारत में अरबों ने सर्वप्रथम किस प्रदेश पर आक्रमण किया था? अरबों ने एक प्रकार से सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। उस समय दाहिर नाम का राजा वहाँ पर शासन कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। क्लियर। ऐसे ही एक प्रकार सारे सब्जेक्ट की क्लासेस करवाई जाती हैं। आप सभी लोगों को कोर्स लेना है, ज्वाइन होना तो फटाफट ज्वाइन हो जाइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय से लेकर के DDU, MSU, MJPRU, राम मनोहर लोहिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, CCSU, CSJMU, सभी विश्वविद्यालय की तैयारी होती है। 91 61 93 60 62 पर अभी SMS करें और तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, आपको एक प्रकार सभी सब्जेक्ट की जो है PDF नोट्स मिलेगी, MCQs यानी ऑब्जेक्टिव भी और लिखित भी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके यहाँ पर भेज दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड करेंगे, उसी पर मात्र आपको 100 रुपीज़ सेंड करके आपको ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जैसे ही आप ग्रुप से ज्वाइन होंगे तुरंत एक प्रकार से आपके पास सभी सब्जेक्ट की PDF नोट सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप इंपॉर्टेंट कहेंगे तो इंपॉर्टेंट ही मिलेगी, अगर आप कहेंगे कि सभी सेंड कर दीजिए गुरुजी तो सभी सेंड कर देंगे। ठीक है, मॉडल पेपर की, महासंग्राम वीडियो की, रिवीजन क्लास की सबकी PDF नोट, साथ साथ चैप्टर वाइज क्लासेस भी आपको PDF नोट जो होगी वो भी सेंड कर दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट की आपकी MCQs मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे और क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के भी क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर मिलेंगे। बहुत ही एक प्रकार से विधिवत तरीके से PDF के साथ तैयारी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर जुड़े इसके साथ। और इसके अलावा आपका को करिकुलर का जो होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसकी भी तैयारी विधिवत तरीके से आपकी हो जाएगी। तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शुक्ला डिपार्टमेंट के माध्यम से सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। और इस 100 रुपये में ही एक प्रकार से आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी हो जाएगी। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तो फटाफट से SMS करें 91 61 93 60 62 पर और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलें। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इकोनॉमिक्स का एक प्रकार से वीडियो दिया। इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपका जो है जिसमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें पूरा मैंने पढ़ाया हुआ प्रथम सेमेस्टर का, तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप का बताया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपके समक्ष आती रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।